आपने बात दी। रायबरेली में चुनाव प्रचार के दौरान प्रियंका गांधी ने परिवार प्रेम दोहराया, कहा जलील करोगे तो और ताकत से लड़ूंगी, मेरी मां को इस देश ने अपनाया है। रॉबर्ट वाड्रा के समर्थन में आए दिग्विजय सिंह, जेटली से पूछा बताएं वाड्रा ने कौन सा कानून तोड़ा है, क्या गांधी परिवार से संबंध होना ही वाड्रा का गुनाह। भड़काऊ बयानों की नरेंद्र मोदी ने की निंदा, ट्वीट कर जताया एतराज, गैर जिम्मेदाराना बयान देने से बचे पार्टी के नेता। मोदी पर बयानबाजी से खफा बीजेपी, पार्टी ने बेनी और सिब्बल के चुनाव आयोग से की शिकायत। और आईपीएल फिक्सिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मुद्गल कमेटी से जांच के लिए कहा, कमेटी को 29 अप्रैल तक कोर्ट को देना होगा जवाब। चुनावी सीजन में सियासी रण सज चुका है। पूरे दलबल के साथ राजनीति के दिग्गज मैदान में। जाहिर है मैदान अगर सियासत का हो तो बयानों के तीर चलाना लाजमी हो जाता है। जिस तरह देश में मोदी की लहर है, उसी तरह खुद को बीजेपी का शुभचिंतक बताने वाले भी बढ़ चढ़कर बोल रहे हैं। मोदी का खुमार इस कदर बढ़ा है कि शब्दों की मर्यादाएं अपनी सीमा को लांघ रही है। शुरुआत हुई गिरिराज सिंह से। झारखंड के गोड़ा में गिरिराज ने शब्दों की मर्यादा को भंग किया। गिरिराज के खिलाफ भड़काऊ भाषण मामले में देवघर जिले के मोहनपुर थाने में एफआईआर दर्ज की गई। गिरिराज के बाद उसी ट्रैक पर विश्व हिंदू परिषद के नेता प्रवीण तोगड़िया भी चलते दिखाई दिए। तोगड़िया के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर ली गई। लेकिन सोमवार को हद हो गई जब मुंबई में रैली के दौरान शिवसेना नेता रामदास कदम ने मोदी के सामने ही विवादित बयान दे डाला। आखिरकार बढ़ती बयानबाजी के बाद मोदी ने अपनी चुप्पी तोड़ी और ट्विटर पर बयानबाजी करने वाले नेताओं को नसीहत दी। जिया न्यूज़ रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका जनता मांगे जवाब में। आपके साथ मैं हूं पूजा मिश्रा। राजनीति में भड़काऊ भाषण का जो दौर शुरू हुआ है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले गिरिराज सिंह, उसके बाद विश्व हिंदू परिषद के नेता प्रवीण तोगड़िया का मुस्लिम विरोधी बयान, रही सही कसर मुंबई में रैली के दौरान शिवसेना नेता रामदास कदम ने पूरी कर दी। राम कदम ने चुनावी रैली में अल्पसंख्यकों के खिलाफ विवादित बयान दिया। राम कदम ने जिस वक्त आपत्तिजनक बयान दिया, हैरानी की बात यह है कि उस वक्त मंच पर मोदी भी मौजूद थे। आखिरकार विवादित बयानों के बढ़ते चलन को देखते हुए मोदी ने अपनी चुप्पी तोड़ी और ट्वीट किया है। तो बीजेपी के पीएम पद के दावेदार नरेंद्र मोदी ने विश्व हिंदू परिषद के नेता प्रवीण तोगड़िया का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधा। मोदी ने ट्विटर के जरिए विवादित बयान देने वाले नेताओं को नसीहत देते हुए कहा कि बीजेपी ऐसे बयानों से इत्तेफाक नहीं रखती है। चुनावी सीजन में बयानबाजियों का सैलाब आया है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों के नेता मौके बेमौके बदजुबानी करते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में भी ये चलन जोर पर है। पहले गिरिराज सिंह और उसके बाद विश्व हिंदू परिषद के नेता प्रवीण तोगड़िया पर मुस्लिम विरोधी बयान देने का आरोप लगा है। आरोप है कि तोगड़िया ने गुजरात के भावनगर में मुसलमानों को घर खाली करने की चेतावनी दी है। आरोप ये भी है कि तोगड़िया ने वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से कहा था कि अगर वो 48 घंटे में घर खाली नहीं करते हैं तो उनके घरों पर कब्जा कर लिया जाए। भड़काऊ भाषण से खफा नरेंद्र मोदी ने ट्विटर के जरिए नेताओं को संभलकर बोलने की नसीहत दी है। मोदी ने ट्वीट किया है कि ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयानों, अपीलों को खारिज करता हूँ। ऐसा बयान देने वाले नेताओं से अपील करता हूं कि वो इससे परहेज करें। खुद को बीजेपी का दोस्त बताकर ऐसे बयान देने वाले लोग मुद्दों पर आधारित हमारे अभियान को भटकाने का काम कर रहे हैं। पूरा देश विकास और सुशासन की आस लिए बड़ी उम्मीद के साथ बीजेपी की ओर देख रहा है।
मोदी ने नाम लिए बगैर ही भड़काऊ भाषण का आरोप झेल रहे प्रवीण तोगड़िया को नसीहत दे दी। मोदी का ट्वीट सामने आने के बाद अब विपक्ष भी हमलावर हो गया है। गुड गवर्नेंस का एजेंडा है, इसीलिए तो ये इतने अच्छे वक्तव्य आ रहे हैं गिरिराज सिंह से, तोगड़िया से, इतने और व्यक्तियों से। क्या ये सो कॉल्ड जो परिवार शब्द का अपमान करते हैं उस परिवार का हिस्सा नहीं है ये लोग? और क्या मोदी ने इनको निष्कासित किया है? क्या गिरिराज का टिकट हटाया गया है? क्या उसने खुद ने अपने शब्द वापस लिए हैं? तो ये नूरा कुश्ती, ये घड़ियाली आंसू नहीं चलेंगे। जनता सच समझती है, जनता सच मानती है। गुजरात के भावनगर में प्रवीण तोगड़िया के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। साथ ही चुनाव आयोग ने भावनगर जिला प्रशासन से तोगड़िया के भाषण की रिकॉर्डिंग मांगी है। एक तरफ प्रवीण तोगड़िया पर चुनाव आयोग की सख्ती, तो वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी का ट्वीट। इन सबके बीच विपक्ष का मोदी पर हमला। ऐसे में मोदी कैसे कांग्रेस के हमलों का जवाब देते हैं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। GI न्यूज़ रिपोर्ट। और आइए आपको दिखाते हैं कि कांग्रेस नेता मीम अफजल ने मोदी पर कैसे हमला किया। गवर्नेंस तो उनकी फेल हो गई और वो तो शुरू ही से आज भाषा की बात कर रहे हैं मोदी जी। उनकी खुद की भाषा क्या है? देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के दूसरे नंबर के लीडर को अब उन्होंने अपनी तकरीरों की शुरुआत से शहजादा कहना शुरू किया। पहली बात तो मैं उनको बता दूं कि शहजादा का मतलब होता है बादशाह का बेटा। राहुल गांधी बादशाह के बेटे नहीं, एक शहीद के बेटे हैं। उनको शहीद ज़्यादा कहना चाहिए, ना कि शहजादा। मेरे ख्याल में आइंदा मोदी जी अगर इस लफ्ज़ का इस्तेमाल करें तो बेहतर होगा कि वो उन्हें शहजादा कहने की बजाय शहजादा शहीद ज़्यादा कहें। और मैं ये कह सकता हूँ बड़े फ़ख्र के साथ कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी हिस्ट्री के अंदर आपको एक भी शहीद ज़्यादा नहीं मिलेगा। और इधर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी के पीएम प्रत्याशी नरेंद्र मोदी पर हमला किया कि इनका ये मिली जुली इनकी ये साजिश है। तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता बोलते हैं कि जो मोदी का विरोध कर रहे हैं तो उनको पाकिस्तान चले जाना चाहिए, और दूसरी तरफ कुछ नेता बोलते हैं कि ये ठीक नहीं है। तो मैं ये समझती हूँ कि ये सब इनकी मिली जुली साजिश का एक हिस्सा है। तो ऐसी स्थिति में मुख्य चुनाव आयुक्त को इस मामले को सख्ती से लेना चाहिए और इनको तुरंत ही जेल के हवाले करना चाहिए, ताकि ये जो चुनाव है पूरे देश के अंदर फ्री एंड फेयर संपन्न हो सके। तो आज हम लगातार ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि संघ और बीजेपी किस तरह की सियासत इस देश में करने जा रहे हैं, किस तरह की सियासत करना चाहते हैं, क्योंकि लगातार जो बयान है वो बीजेपी की ओर से सामने आ रहे हैं। पहले अमित शाह का बयान, उसके बाद वसुंधरा राजे का बयान, फिर गिरिराज सिंह का जो बयान सामने आया उसने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। प्रवीण तोगड़िया जो सहयोगी हैं उनका दिया गया बयान, और हाल ही में आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में भारत विजय अभियान के नाम से एक दस्तावेज भी बांटा गया है और इस अभियान को आरएसएस का समर्थन भी हासिल है। तो इसमें भी कुछ ऐसी बातें लिखी गई हैं जो कि विवाद पैदा करती है। तो तमाम तरह की बातें यहाँ पर सामने आ रही है। इन्हीं सब मसलों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर इन सभी बातों के क्या मायने हैं, इन सभी विवादित जो भाषणबाजी की जा रही है इनका क्या मायने हैं और किस तरह की सियासत संघ और बीजेपी देश में करना चाह रहे हैं। और इस मुद्दे पर हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हम पहले उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ प्रवीण कपूर जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी के नेता। साथ ही साथ हमारे साथ डॉक्टर आशीष सरकार हैं, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और कांग्रेस से अशोक सिंह जी हमारे साथ लखनऊ स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपके पास चलना चाहेंगे प्रवीण जी, जिस तरीके से हाल का बयान गिरिराज सिंह के बयान का जिक्र करें, उन्होंने अपने बयान पर माफ़ी अभी भी नहीं मांगी है। यहाँ तक उन्होंने ज़रूर कह दिया है कि मैंने कोई ऐसा बयान नहीं दिया है जिस पर कि माफ़ी मांगी जाए। हाँ, उन्होंने ये भी एक महत्वपूर्ण बात कही है कि इस तरह के बयान देने से राष्ट्रहित का पता चलता है, यानी कि अगर मोदी के खिलाफ आप बोलते हैं तो आप राष्ट्रहित के विरोध में बात कर रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है गिरिराज जी ने जो भी कहा वो एक भारतीय जनता पार्टी के निश्चित तौर पे एक वरिष्ठ नेताओं में से हैं उत्तर प्रदेश में, और उन्होंने जो भी कहा है बिहार में सॉरी, जो भी कहा है उस पर
मेरे लिए टिप्पणी करना तो ठीक नहीं है, मगर अब जब नरेंद्र मोदी जी ने जो आज महत्वपूर्ण ट्वीट किया है, उसके बाद मुझे लगता है गिरिराज जी को समझ लेना चाहिए कि पार्टी का इस वक्त सबसे सर्वश्रेष्ठ नेता क्या कहना चाहता है। बिल्कुल। और संदेश क्लियर है कि गिरिराज जी को, और कहीं ना कहीं ये बात बोल के नरेंद्र मोदी जी ने गिरिराज जी की तरफ से एक चीज को खत्म करने वाला बयान दे दिया है। पार्टी का रुख बड़ा स्पष्ट है कि पार्टी गिरिराज जी की बात से सहमत नहीं है। बस बात खत्म हो जाती है। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से मोदी विरोधियों को पाकिस्तान भेजने का उन्होंने विवादित बयान दिया और उस पर कायम भी हैं, किसी तरह की नैतिक कार्रवाई उन पर नहीं की गई, सिर्फ एक अपील से क्या काम चल जाता है यहाँ पर? देखिए, ये चलता चुनाव है, हो सकता है 2-4 दिन में पार्टी नेतृत्व इस पर कोई गंभीर निर्णय ले। इस पर मेरे लिए टिप्पणी करना एकदम यहाँ उचित नहीं होगा, मगर ये बात आप तय समझें। मगर अब के पार्टी ने अब उसका कॉग्निजेंस लिया है, वरना नरेंद्र मोदी जी को इस पर ट्वीट करने की जरूरत नहीं थी। तो ये पहला महत्वपूर्ण बात, इंडिकेटर आ गया। और अब दूसरी बात, अब मुझे एक बात बताएं, इस चुनाव में मर्यादाओं का पालन कर कौन रहा है? आप भारतीय जनता पार्टी से अपेक्षा करते हैं, मैं सहमत हूं कि हमारे नेताओं को उस पर खरा उतरना चाहिए, मगर क्या, लेकिन क्या किसी भी आपने देखा कि आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में एक नेता ने कह दिया कि मुसलमानों ने फतह दिलाई थी कारगिल में। देखिए, उसके बाद वो आज तक उस पर माफी नहीं मांग रहे, मगर देश उस पर इतनी गंभीर विषय पे चिंता नहीं कर रहा। नहीं, उस पर भी जब चर्चा करनी चाहिए थी, जब देश पर ये बहस भी वो चर्चा 2 दिन चलती है। उसकी वजह से आजम खान अभी कहीं रैली नहीं कर पा रहे। चुनाव आयोग में उस पर बड़ी मुश्किल पूजा जी ये है कि ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा 1-2 दिन में होती है, फिर एक नया किस्सा हो जाता है, हम उस पर चले जाते हैं, पुराने वाले को इग्नोर कर देते हैं या भूल जाते हैं। अगर आप सामूहिक रूप से देखें तो 2 अप्रैल को अंदाज 2 अप्रैल तक इस चुनाव का कैंपेन पॉजिटिविटी के आधार पर चल रहा था। कहीं ना कहीं सभी पार्टियां डेवलपमेंट और पॉजिटिविटी को लेकर के चल रही थी, मगर 2 अप्रैल को अचानक दिल्ली में सोनिया गांधी और इमाम बुखारी के बीच में न जाने क्या डील हुई। उस दिन से आप चुनाव का देख लीजिए, चुनाव कैंपेन का स्तर गिरता चला, और उसमें कहीं ना कहीं बीच में मुलायम सिंह जी ने तो उसको हास्यास्पद भी बना दिया था, जिस दिन वो रेपिस्टों को लेकर के एक बयान दे दिया था। तो ये सारा चुनाव कैंपेन कहीं ना कहीं 2 अप्रैल के बाद निश्चित तौर पे, मैं बहुत जिम्मेवारी से कहता हूं, हो सकता है उसमें कहीं एक आध हमारी पार्टी के नेता ने भी गलती की हो। कहना चाहते हैं कि 2 अप्रैल के बाद से इस चुनाव को अब हिंदू बनाम मुस्लिम करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, मगर उसकी शुरुआत कांग्रेस की तरफ से हुई है, मेरा ये कहना है। अशोक जी के पास चलते हैं। अशोक जी, आपसे जवाब लेना चाहेंगे। पूजा जी, प्रवीण जी बहुत अच्छा बोलते हैं। 2 चीजें प्रवीण जी से आपके माध्यम से पूछ लूं। विश्व हिंदू परिषद के प्रवीण तोगड़िया जी को लेकर यह बहस हो रही है, क्या लगता है कि 2 भारत बनाने विश्व हिंदू परिषद चाहते हैं? क्या इस बात से सहमत है जो प्रवीण तोगड़िया जी ने बोला है? नंबर 1। नंबर 2, गिरजा शंकर पर जो आज तक कार्रवाई नहीं की है, क्या देश टूट से चलता है? मोदी जी ने सार्वजनिक जीवन में पीएम के कैंडिडेट हैं, उन्हें अपनी बात को देश के तमाम मीडिया चैनलों में जिस तरीके से वो गुड गवर्नमेंट की बात करते हैं, क्या अपने नेताओं पर विश्व हिंदू परिषद उनकी शाखा है, आरएसएस की शाखा है, विश्व हिंदू परिषद से अशोक जी हमारा कोई डायरेक्ट सरोकार नहीं है, भारत चलेगा? और मैं पार्टी से जुड़े हुए दूसरों लोगों की तरह हिपोक्रेटिक बात नहीं करता। मैं सीधी बात सीधी तरह कहता हूं कि प्रवीण तोगड़िया लगातार एंटी नरेंद्र मोदी काम करते रहे हैं। प्रवीण तोगड़िया के किसी भी बयान से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। सुनना सीखा करिए तो प्रवीण जी, सुनना सीखा करिए, सियासत में आलोचना भी सुना करिए। आप जब बोल रहे थे मैं नहीं बोला हूं, पूजा जी मैंने बात करूंगा। प्रवीण जी, उन्हें बोलने दीजिए, अशोक जी को बोलने दीजिए, पहले उनकी बात पूरी कर लेने दीजिए, इसके बाद आप जवाब दीजिए। नेहरू परिवार पे आरोप लगाना, देश में किसने शहादत दी है? हमने, इंदिरा जी ने शहादत दी, हमने आतंकवादी पे राजीव गांधी को खोया। आप किस तरह की बातें कर रहे हैं?
प्रवीण तोगड़िया जी की बात से आप सहमत हैं? बिल्कुल आप मुझे नहीं हूं। बता दीजिए, कार्रवाई बिल्कुल होनी नहीं चाहिए कि हूं। नहीं होनी चाहिए? मैं तो मानता हूं कि प्रवीण तोगड़िया जैसे और लोग उसके भारत में नरेंद्र क्या मोदी जी के कैंपेन को डैमेज कर रहे हैं बीच में बोल के। प्रवीण तोगड़िया के पास कोई मॉरल राइट नहीं है कि नरेंद्र मोदी के चुनाव कैंपेन में बीच में बोले। आपके एक सांसद थे, एक सांसद भी थे पीलीभीत से, उन्होंने भी कहा था। चलिए अशोक जी, आपके पास लौटती हूँ। आशीष जी के पास चलना चाहूंगी। आशीष जी, क्या आपको लगता है कि इस तरह के बयानों से, अशोक जी आपके पास वापस लौटूंगी, आपके पास वापस लौटूंगी, क्या इस तरह के बयानों से आशीष जी बीजेपी की ओर से हिंदू राष्ट्रवाद का जो एक मुद्दा था उसे फिर से उछालने की कोशिश की जा रही है? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि आज देश का पूरी राजनीतिक व्यवस्था वैचारिक दिवालियापन के दौर से गुजर रही है। सामान्यतः जो राजनीति में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी एक वैचारिक पृष्ठभूमि होनी चाहिए, एक स्तर होना चाहिए, एक भाषा की मर्यादा होनी चाहिए, एक व्यवहार की मर्यादा होनी चाहिए। वो लक्ष्मण रेखा अक्सर टूटती हुई दिखाई देती है। उसका कारण ये है कि आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी उन्हीं बयानों को पकड़ता है जो मर्यादा को भंग करते हैं। अगर आप 60 के दशक में या 70 के दशक के अखबारों को उठाकर देखें तो उस समय अगर इस तरह से किसी ने बयान दिया होता तो किसी भी प्रिंट मीडिया की एक लाइन में भी वो नहीं आता जी। लेकिन चूंकि आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया न्यूसेंस वैल्यू को हवा देता है और उस हवा देने में राजनीतिज्ञ जो जिन लोगों की वैचारिक पृष्ठभूमि बड़ी कमजोर है वो अक्सर बड़े हल्के प्रकार के बयान देकर मीडिया में छाना चाहते हैं और अपने आकाओं को और अपनी जनता को ये दिखाना चाहते हैं कि वो राजनीतिक रूप से बड़े भारी दबंग हैं। दूसरा कारण ये है कि जो हमारे संविधान में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की जो वाक स्वतंत्रता की जो स्वतंत्रता दी गई है, जो अधिकार दिया गया है, उसके कुछ परिसीमन तय किए गए हैं, लेकिन वो अभी परिसीमन जो हैं वो क्रिमिनल केस की परव्यू के बाहर हैं। उसका परिणाम ये होता है कि जब कोई व्यक्ति भाषाई तौर पर कोई अहिंसा करता है या अपने अपोनेंट को अपमानित करता है तो उसके विरुद्ध जो क्रिमिनल केस चलता है वो महीनों और सालों चलता रहता है। इस देश में हत्या के मुकदमे 20 साल चलते हैं, तो इस प्रकार के भाषा के मुकदमे आप कितने साल चलेंगे और अंत में वो समाप्त हो जाते हैं। तो इस कारण राजनीतिज्ञ निडर हैं। अगर आप में थोड़ी सी पिछले अगर आप अपने क्लिपिंग उठा के देखें तो देश की लोकसभा, राज्यसभा, देश की विधानसभाओं के अंदर इन राजनेताओं का किस प्रकार का व्यवहार रहा, अभी हाल ही में मिर्ची तक झोंक दी गई लोकसभा के अंदर। तो इस प्रकार के लोग जिनकी मानसिकता हल्की है और वो किसी भी पार्टी के हों, उनको न तो किसी सिद्धांत से मतलब है, न उन्हें हिंदूवाद से मतलब है, न राष्ट्रवाद से मतलब है। आशीष जी, क्या इस तरह के जो बयान है बीजेपी में जिस तरीके से मोदीकरण हो गया है, मोदी में बीजेपी हो गया है, उससे जो आक्रामकता दिख रही है उसका कहीं ना कहीं इस तरह के बयानों से कोई संबंध है क्या? मैं ऐसा नहीं मानता हूं। देखिए, जब कभी राजनीति होती है, अगर 70 के दशक में आप लें तो उस समय सारा कांग्रेस इंदिरा में था, या 60 के दशक में या 50 के दशक में नेहरू में था। तो भाई बात यह है कि किसी अगर कोई राजनीतिक दल है और उसमें अगर नेतृत्व बहुत मजबूत है, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे, तो जनता पार्टी में या भारतीय जनता पार्टी जब बनी तो उसके बाद में अटल बिहारी वाजपेयी का युग शुरू हुआ और सब लोग कहते थे कि भाई हमें एक बार प्रधानमंत्री अटल बिहारी को देना है, इसलिए हम वोट दे रहे हैं। आज अगर और स्वयं मोदी अगर दिन में 5 जनसभाएं कम से कम देश के बड़े सुदूर क्षेत्रों में दे रहे हैं, फिर वापस अहमदाबाद लौट के जा रहे हैं, सुबह फिर उसी बात कर रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, तो उसकी छाया पार्टी पर दिखाई देगी, उसकी छाया राजनीति पर दिखाई दे रही है। बिल्कुल। तो मोदी में प्रवीण हुआ जी है कुछ कहना चाहते हैं? प्रवीण जी बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं आशीष जी की बात से पूरी तरह सहमत होते हुए एक पॉजिटिव बात पर और आशीष जी का और आपका ध्यान लाना चाहूंगा कि पिछले
चुनावों में भी और इस चुनाव में भी माननीय आडवाणी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि वोट डालना कंपलसरी होना चाहिए। देखिए ये बड़ी पॉजिटिविटी की बात है, मगर क्योंकि इससे कोई सेंसेशनलिज्म नहीं होता, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, कोई सा भी मीडिया हो, उसको एक बार तो छापता है, दिखाता है और उसके बाद वो बात चली जाती है, उस पर हम कभी चर्चा नहीं करते। वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि राजनीति को अच्छा बनाने के लिए वोटर की भी एक जिम्मेवारी है कि वो वोट डालने जरूर जाए। हम बड़े खुश होते हैं कि 60-65% चुनाव हो गया, मगर क्या वो 35% लोग, 40% लोग जो नहीं डालते, वो क्यों नहीं डालते, हम कभी ये आंकलन ही नहीं करते। बिल्कुल। प्रवीण जी, क्या इस तरह के बयानों के जरिए ये कोशिश की जा रही है एक उन्माद पैदा करने की, जिसका फायदा चुनाव में लिया जा सके? देखिए उन्माद नहीं हो रहा पूजा जी, तो ये उम्मीद मैं आपसे बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूँ, तो मैं आपको बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूँ, कहीं ना कहीं मोदी लहर ने इतना आतंकित कर दिया है। अब से पहले जब भी कभी चुनाव होते थे, मैं आपसे इस हद तक जाके स्वीकार करने को तैयार हूं कि आप अगर मुझसे ये कहती ना, आज से 2009 के चुनाव में हम और आप बैठे हुए होते और आप मुझसे ये कहती कि बीजेपी के किसी नेता ने हिंदूवाद की बात को उठाने की कोशिश की, मैं आपसे सहमत हो जाता। मगर इस चुनाव में मैं आपसे बड़ी ईमानदारी से कहता हूं, हमारे आप लगभग अंदाज 8-10 दिन 15 दिन पहले तक हमारे नेताओं के बयान, हमारे सेकंड थर्ड लेवल के नेताओं तक के बयान देखिए, सब डेवलपमेंट ओरिएंटेड हुआ करते थे। मगर न जाने क्यों कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने, अभी हम आपके यहां बैठ करके मायावती जी की क्लिपिंग देख रहे थे, देखिए सब लोग मोदी लहर से इतना बौखला गए हैं, अब एक ही काम कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर धर्म के लोगों को अपील करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें एक भय दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बोले जैसे वो डायलॉग था ना, बेटा सो जा वरना गब्बर आ जाएगा, ऐसे हो गया है। एक धर्म विशेष को ये दिखाने की कोशिश करी जा रही है, एक हो जाओ, मेरे साथ आ जाओ वरना मोदी आ जाएगा। पता नहीं क्या हो रहा है। तो आपके नेता भी तो ऐसे ही बयान दे रहे हैं। हमारा कोई नेता नहीं दे रहा। गिरिराज सिंह का जो नहीं, आप समझिए कि गिरिराज सिंह के बयान को मोदी जी ने टोटली डिसोन कर दिया है। और गिरिराज जी आप देखेंगे कि सुबह शाम में उस बयान को चाहे सीधे सीधे वापस ले या घुमा फिरा के वापस लेना तो उन्हें पड़ेगा, क्योंकि पार्टी उससे सहमत नहीं है। मैं तो यहां तक आगे बढ़ के कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का जो लोग ईमानदारी से साथ दे रहे हैं, कल रात की मैं आपको एक बात बताता हूं, एक महिला है, मैं उनका नाम यहां का लूं, यूएस में है, वो बहुत बड़ी मार्केटिंग कंपनी के हेड हैं और वो मेरी फेसबुक पर मित्र हैं, ट्विटर पर मित्र हैं। उन्होंने मेरे से लगभग 45 मिनट कल रात तोगड़िया, मेरे फोन में आप चेक कर सकते हैं पूरा रिकॉर्ड, उन्होंने चैट भी किया और फोन पे बात भी की कि वहां बैठे हुए लोगों में भी तोगड़िया जी और गिरिराज जी के बयानों को लेकर के बड़ी चिंता है। और वो लोग तक ये कह रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी की विदेश में बैठे हुए समर्थन दे रहे हैं कि ये लोग सब बीजेपी को डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने तो मुझे एक कदम आगे बढ़ के बात कही कि टाइम्स ऑफ इंडिया में जिस पत्रकार ने ये स्टोरी की तोगड़िया वाली, उस पत्रकार की किताब का विमोचन कुछ समय पहले अरविंद केजरीवाल ने किया था। अब आप देखिए चीजें बहुत जुड़ी हुई हैं, आपको उसके विस्तृतता से देखना पड़ेगा। मगर दूसरी तरफ मैं बिल्कुल भी गिरिराज किशोर या तोगड़िया ऐसे लोगों के बयानों का 1% भी समर्थन करने को तैयार नहीं हूं। मैं ये कहूंगा कि आइए आप अपना बयान वापस लीजिए। बिल्कुल, तो आप ये कह रहे हैं यहाँ पर, लेकिन अभी आपकी पार्टी की तरफ से इस तरह का कोई बातचीत सामने नहीं आई। पार्टी की तरफ से तो इतना बड़ा ट्वीट कि सावधानी बरतिए, जब स्वयं मोदी जी ने कह दिया उसके बाद किसी के कहने सुनने को कुछ बचता नहीं है। जी, तो सबसे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि आखिर इस दस्तावेज में क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि हमको, आपको, हम सबको ये तय करना है कि हम इतिहास बनना चाहते हैं या इतिहास बन जाना चाहते हैं। प्रवीण जी के पास चलेंगे। प्रवीण जी, इस दस्तावेज का क्या मतलब है? इस दस्तावेज का बड़ा सीधा सी बात है, इसमें कुछ कहने सुनने की बात ही नहीं है। इसमें यह कहा है कि आइए हम सब मिलके इतिहास बनाएं, एक ईमानदार भारत का निर्माण की तरफ चलें, और या फिर ऐसे ही भ्रष्टाचारी सरकारों को
झेलते रहे। इतिहास बन जाना चाहते हैं, इसका क्या मतलब है? आप इतिहास तभी बनता है। 1977 में इस देश में इतिहास बना था। लोग कल्पना नहीं कर सकते थे कांग्रेस को उखाड़ के फेंका गया और एक गैर कांग्रेसी पहली बार प्रधानमंत्री बना। उसके बाद दूसरी बार इतिहास बना था इस देश में जब वीपी सिंह ने सरकार बनाई थी। उसके बाद तीसरी बार इतिहास बना जब अटल जी आए और 6 वर्ष तक सरकार बनी। और या अब हम इतिहास बनाने की ओर चल रहे हैं जहां ऐसी उम्मीद की जा रही है कि पहली बार शायद भारतीय जनता पार्टी स्वयं इतनी सशक्त आएगी कि हमारी अपनी सरकार भी बन सकती है। बनाएंगे हम एनडीए की सरकार, आशीष जी, मगर बन आपको क्या लगता है इस तरह का दस्तावेज का वितरण करना, वो भी मध्य प्रदेश में जहां पर बीजेपी की सत्ता है, किस तरीके से आप इसे देखते हैं? देखिए, जब राजनीति में चुनाव होते हैं तो चुनाव में वोटर के मन को जीतने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है तर्क, जिसमें है विकास, भ्रष्टाचार, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी। ये तर्कों के आधार पर वोटर को ये समझाया जाता है कि भाई जो सत्ताधारी पक्ष है उसने इन सब मुद्दों पे अच्छा काम नहीं किया है, हम अच्छा काम करके देंगे। दूसरा एक महत्वपूर्ण चीज है कि मानव बुद्धि या मानव को काम करने के लिए एक भावनात्मक कारणों की आवश्यकता होती है। उदाहरण के तौर पर स्वतंत्रता आंदोलन के समय में ये बात सही थी कि अंग्रेजों से हमें स्वतंत्र होना है। उस समय आपने देखे होंगे बहुत सारे इस प्रकार के नॉवेल लिखे गए, कविताएं लिखी गईं, गाथाएं लिखी गईं, वंदे मातरम जैसा नारा आया जिसमें देशभक्ति भावनात्मक रूप से लोगों को उद्वेलित करने की शक्ति हो। अब होता यह है कि जब दस्तावेज बांटे जाते हैं उसका मूल उद्देश्य यह है कि लोगों के अंदर जो भावनात्मक पक्ष है उसको उद्वेलित कर उस वोटर को अपनी ओर आकर्षित करना। लेकिन अक्सर होता यह है कि जो दस्तावेज तैयार करने वाले जो मेधा है यानी बुद्धि है, अगर वो या तो इतिहास को तोड़ मरोड़ दे या जो उपलब्ध डेटा है उसमें किसी तरह की छेड़खानी कर देती है, तो दस्तावेज में की जो सत्यता है या वास्तविकता है उसमें कमी आ जाती है। मैं दस्तावेज के ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा क्योंकि जिसने लिखना था या जिसने बांटना था ये उसका काम है और उसका मूल्यांकन करना पढ़ने वाले का काम है, मेरा काम नहीं है। चलिए अशोक जी के पास चलेंगे, अशोक जी से भी जान लेते हैं। अशोक जी, कांग्रेस इसे किस तरीके से देख रही है इस दस्तावेज को? हेलो जी अशोक जी, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? पूजा जी, मैं प्रवीण जी से मैं दस्तावेज के बारे में दोबारा बात करूंगा। अब इन्होंने इतिहास बनाने की बात की। हाँ, आपकी आवाज आ रही है पूजा जी? मैं प्रवीण जी से आपके माध्यम से एक बात पूछ लूं। अभी विश्वनाथ प्रताप सिंह की बात कर रहे थे, अब दुनिया में नहीं है, मैं नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि अभी इन्होंने जिक्र किया। झूठ के दम पर कितना झूठ विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कागज को दिखा दिखा कर पूरे देश के सामने कहा कि बोफोर तोप के नाम और राजीव गांधी जिसने देश के लिए शहादत दी, उसके झूठे नाम का प्रयोग विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कहा। ठीक है, जनता को बरगलाया जा सकता है। आज जिस तरीके से प्रवीण जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार आ रही है, अरे भाई 16 मई तो आप तो मुझे लगता है मंत्रिमंडल भी बना दोगे। और जिस तरीके से मैं एक और बात आपसे पूछ लूं, क्या प्रवीण तोगड़िया पर विश्व हिंदू परिषद के जो क्या मंच पर भारतीय जनता पार्टी के नेता देश में कभी इन मंचों पर काम नहीं किया? इन्होंने किया है। क्या उन पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? लेकिन मतभेद हो क्या गए हैं। गिरिजा किशोर पर कार्रवाई होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? क्यों नहीं हो रही है? क्या मोदी जी ट्वीट कर जिम्मेदारी खत्म करना चाहते हैं? देश को असली चेहरा बताना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। अगर अपने घर से नहीं शुरुआत कर लें और कहें कि हमने कार्रवाई की है, कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? पूरे देश के सामने चैलेंज है, प्रवीण जी बैठे, अगर स्वीकार कर लें और कहें कि तोगड़िया खिलाफ कार्रवाई की मोदी जी मांग करनी चाहिए, क्यों नहीं मांग की उन्होंने अभी तक?
ट्वीट कर जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती। प्रवीण जी, सवाल ये भी है कि गुजरात में उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती थी। बांट देश को बांटने का काम किया, आपको अशोक बांटने का काम किया, और ये देश में देखा गया। अशोक जी, आप फिर कहेंगे कि बीच में बोल के रोकते हैं मुझे, मगर आपको शायद जानकारी नहीं है कि तोगड़िया जी पर भावनगर में ऑलरेडी, जो कि गुजरात बीजेपी शासित भावनगर है, वहां ऑलरेडी उन पर केस रजिस्टर्ड हो चुका है। और तोगड़िया जी सारा देश जानता है कि नरेंद्र मोदी के गुजरात में तोगड़िया जी ज्यादा उछल कूद नहीं पाते हैं। चुनाव नहीं, बात आप नहीं कि आपने केस दर्ज नहीं किया। अरे आपने केस दर्ज नहीं किया। अरे आप कैसी बात कर रहे हैं? हमारे एसडीएम ने केस दर्ज किया है, हमारे एसडीएम ने केस दर्ज किया है। और अगर आप वैसे बात करते हैं तो अशोक जी, आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब चुनाव का पीरियड चल रहा होता है, हर निर्णय इलेक्शन कमीशन लेता है। आपकी जानकारी में डाल दूं, अगर ऐसी कोई चीज उत्तर प्रदेश में भी करनी होगी तो इलेक्शन कमीशन ही करवाएगा। इस वक्त इलेक्शन कमीशन की सरकार है। आशीष जी के पास चलेंगे। आशीष जी, 2002 गुजरात के 2002 के दंगों के दौरान अगर तोगड़िया की बात करें तो उनके ही भड़काऊ भाषण से नरेंद्र मोदी की जो छवि है वो हिंदू हृदय सम्राट की बनी थी। बाद में 2014 आते आते तस्वीर बहुत ज्यादा बदल गई, उसके बाद दोनों में मतभेद भी बहुत ज्यादा हुए। लेकिन अब क्या लगता है आपको, जिस तरीके से तोगड़िया जैसे लोगों का इस तरीके का विवादित बयान सामने आ रहा है, क्या बीजेपी के लिए इसकी वजह से संकट खड़ा हो सकता है आगे? देखिए, हर काल और परिस्थिति में इश्यूज डिफरेंट होते हैं। उदाहरण के दौर में जिस समय बाबरी ढांचा का विध्वंस हुआ था, उस समय हिंदूवाद, राष्ट्रवाद, मंदिर का मुद्दा था, उसके बाद में मंडल का मुद्दा आ गया, कभी बोफोर्स का मुद्दा आ गया। तो मुद्दे समय समय पे बदलते रहते हैं, लेकिन कुछ जो विशेषज्ञ होते हैं कुछ एक विशेष मुद्दे के, वो अपने मुद्दे का सिक्का बिना सीजन के चलाने की कोशिश कर देते हैं, बस वहीं वो गलती कर जाते हैं। प्रवीण तोगड़िया जी बहुत अच्छे वक्ता हैं, अपनी बात को बड़ी अच्छे ढंग से रखना जानते हैं, लेकिन इस समय सीजन उनका नहीं है, ये उनको समझ लेना चाहिए था। और वो बयान इस प्रकार दे गए जो वो गैर कानूनी है, कानूनी दृष्टि से उनके ऊपर कार्यवाही की जा रही है। अब आप ये देश लोकतांत्रिक देश है। इस लोकतांत्रिक देश के अंदर अगर आप चाहें कि भारतीय जनता पार्टी विश्व हिंदू परिषद के किसी पदाधिकारी के ऊपर कार्यवाही करेगी, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के लिए संभव नहीं है। उसमें कानून के अंदर जो प्रावधान है, इलेक्शन कमीशन वो उसका कार्यवाही कर रहा है, और जो भी एफआईआर होगी, जो भी क्रिमिनल केस चलेगा, वो इलेक्शन कमीशन और न्यायालय चलाएगा। इसके लिए बहुत जल्दीबाजी नहीं की जा सकती है। मैं एक ये जो ध्रुवीकरण का बात अभी चर्चा चली थी सेगमेंट के प्रारंभ में, मैं एक बात मेरे ध्यान में आती है कि ये ध्रुवीकरण का कारण कहां से उठा है। अगर आप देखें कि जो दूसरा चरण हमारा हुआ वो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश चूंकि पिछले दिनों में सांप्रदायिक दंगों के कारण वहां का सौहार्द कुछ डिस्टर्ब हुआ था, बिगड़ा था, और उसके लिए कौन दोषी है इस पे मैं नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन दो शीर्ष नेताओं के बयान, अमित शाह जी का बयान और आजम जी का बयान आया, और दोनों ही पर इलेक्शन कमिश्नर ने कॉग्निजेंस लिया, कार्यवाही हुई। और चूंकि वो चुनाव जो चरण था वो बड़ा प्रमुख था, और वहीं से इस ध्रुवीकरण की आग ने इलेक्शन के जो प्रक्रिया है उसमें पकड़ ली, और हर जगह जगह से अब धीरे धीरे, जैसे गिरिराज जी कहें या प्रवीण तोगड़िया कहें या कहीं महाराष्ट्र में किसी छोटे मोटे नेता, ये उस आग का लाभ उठाना चाह रहे हैं, जो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इस समय देश को विदेशी चुनौती है, सुरक्षा की चुनौती है, महंगाई की चुनौती है, आर्थिक चुनौती है। इसकी ओर आज युवा और सारा का सारा देश देख रहा है। यहाँ का किसान, मजदूर, उद्योगपति, विदेशों से आने वाला जो पूंजीपति है वो, और ऐसे मौके पर ये भावनात्मक मुद्दे, आज मैं वैसे शायद हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और स्पीकर को थोड़ा बुरा लगेगा,
मैं प्रियंका जी की भी भाषण सुन रहा था, उनका बड़ा मार्मिक भाषण था और वो वहाँ की जो रायबरेली की जो जनता है उसको बोल रहे थे। तो कमोवेश हर नेता जनता को मुख्य मुद्दों से हटाकर भावनात्मक मुद्दों से शोषित करना चाहता है, अंग्रेजी में जिसको एक्सप्लॉइट करना चाहता है, ऐसा प्रतीत हो रहा है मुझे। और कई बार कुछ लोग शालीनता से इसको एक्सप्लॉइट कर पा रहे हैं, कुछ लोग जो है उसकी सीमाओं का उल्लंघन कर देते हैं और टेलीविजन के चैनल पे आ जाते हैं, बार बार वो रिपीट होते हैं और उनके ऊपर इलेक्शन कमीशन या कानूनी कार्यवाही होती है, पुलिस कार्यवाही करती है। इस प्रकार की सिलसिला चल रहा है। लेकिन एक बात आपको ध्यान देने वाली बात है, पिछले चुनाव के बनिस्बत मुकाबले में इस चुनाव में अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार की घटनाएं कम हो रही हैं। और अगर हो रही हैं तो तुरंत चुनाव आयोग, जनता, वोटर और मीडिया, ये तीनों इसका कॉग्निजेंस ले रहा है, इसको बड़े जोर से इसका विरोध हो रहा है और स्वयं जो विपक्षी पार्टी है वो भी विरोध कर रही है। तो ये एक बहुत बड़ा अच्छा संकेत मानता हूं मैं कि इस प्रकार के जो हल्की बात करके, सतही बात करके जो वोटर का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, उनकी दाल अब गलने वाली नहीं है, ये बिल्कुल निश्चित सा हो गया है। और उनको अब ये जो तरीका है ये बदलना पड़ेगा। और अब जैसे प्रवीण तोगड़िया जी हैं, उनको बीजेपी से कुछ लेना देना नहीं है, उन्होंने ये बयान दिया है, हालांकि उसको चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। तो अब उसका विरोध सब जगह हुआ है। स्वयं भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता उनके पक्ष में खड़ा नहीं दिखाई दे रहा है। बीजेपी ने इस बयान से किनारा किया, लेकिन संघ की तरफ से अभी भी उनका बचाव किया जा रहा है। ये बात देखिए, बात यह है कि प्रवीण तोगड़िया जी ने जो अपनी बात कही है उसके कई अर्थ निकाले जा सकते हैं। और अक्सर क्या होता है कि ये माइंडसेट की बात है कि जिस बात को आप सुन रहे हैं, आप किस माइंडसेट पर बात कर रहे हैं। अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बचाव कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसकी पुष्ट जानकारी मैं नहीं दे सकता जी। लेकिन कोई भी संगठन, मैं किसी एक व्यक्तिगत संगठन का नाम नहीं ले रहा हूं। जो प्रवक्ता हैं आरएसएस के राम माधव, उनका ट्वीट है और उसमें ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि प्रवीण भाई ने वैसा कुछ नहीं बोला जो उनके नाम पर कहा जा रहा है, ये एक फर्जी खबर थी, कोई स्वयंसेवक इस लाइन पर नहीं सोच सकता। तो इस तरीके से बचाव किया गया ट्वीट के जरिए। अब इसमें आप देखिए, आप कह रही हैं राम माधव जी उनका बचाव कर रहे हैं। निश्चित तौर पे इसे बचाव कहा जाना चाहिए, मगर इस बात में संघ ने ये कहा है कि ये बयान खबर फर्जी है। मैंने भी इस बात की शुरुआत में कहा था कि हमें आया है ना प्रवीण जी। देखिए, मैं मान रहा हूं, मगर हो सकता है कई बार वो कब का है, कब दिखाया जा रहा है, ये भी एक मैटर होता है। मैं प्रवीण तोगड़िया का 1% भी कहीं कोई समर्थन, सपोर्ट, बचाव नहीं कर रहा। मगर दूसरी बात, राम माधव जी ने भी, अगर यह बात सही साबित हो जाती है उस केस में देखिए, प्रवीण तोगड़िया ने स्वयं कल ये कहा कि ये फर्जी है और मैं टाइम्स ऑफ इंडिया को लीगल नोटिस भेज रहा हूं, उन्होंने ये कहा। तो अब अगर राम माधव जी ने कोई बात कही है तो निश्चित तौर पे प्रवीण तोगड़िया जी के उस बयान के आधार पे कही है। लेकिन ऐसे बयानों से जो वोटर्स है उसके माइंडसेट पर तो असर पड़ता है ना प्रवीण जी। एक बार वोट देने से पहले वो तो सोचेगा ऐसा। आप पूजा जी ये ईमानदारी से माने, मैं तो आज की तारीख में ये कहूंगा कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी को, जो लोग एक मजबूत राष्ट्रवाद की सोच के साथ नरेंद्र मोदी को वोट देने जा रहे हैं, ऐसे बयान अगर सही हैं तो वो मोदी जी की उस लहर को नुकसान पहुंचाते हैं। हमें तो ये चिंता है कि ऐसे लोग बोल के हमारा नुकसान कर रहे हैं। हम तो उनका डिफेंस करना तो दूर, हमें तो उनको साथ खड़ा करने में भी शर्मिंदगी है। मैं तो ये मानता हूं आज देश का हर व्यक्ति मजहब, जात पात, हर चीज से ऊपर उठ करके मोदी जी को समर्थन इसलिए दे रहा है क्योंकि वो अपने अपने परिवार की आर्थिक खुशहाली का सपना बुन रहा है। तो सबसे बड़ा यहाँ पर सवाल अब ये उठता है आशीष जी कि बीजेपी और संघ का असली चेहरा क्या है। अगर ये तमाम नेता इस तरह की बातें कर रहे हैं, इसके पहले वसुंधरा राजे, अमित शाह के बयान भी सामने आ चुके हैं, जो कि जिम्मेदार पद पर बैठे हुए नेता हैं, उन लोगों की तरफ से भी ऐसी बयानबाजी सामने आ चुकी है पहले। तो क्या संघ का असली चेहरा ये है? और अगर असली चेहरा ये है तो फिर नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में
विकास की बात क्यों करते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात क्यों करते हैं? देखिए, अगर आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात कर रहे हैं तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 से अब तक एक राष्ट्रीय राष्ट्रवाद के आंदोलन पर चलने वाला संगठन है और इसमें हजारों नहीं लाखों की तादाद में स्वयंसेवक हैं और इसकी शाखा प्रशाखा भारत के अंदर ही नहीं विश्व के विभिन्न देशों के अंदर है। इसकी अपनी थॉट ऑफ स्कूल है और इसको आप किसी राजनीतिक दल या किसी एनजीओ के साथ बराबरी नहीं कर सकते, क्योंकि बीबीसी का जो अब तक का विश्व का सबसे बड़ा सर्वे रहा है उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को विश्व का सबसे बड़ा संगठन और वैचारिक रूप से समृद्ध संगठन माना गया है। तो ये शब्द की असली चेहरा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ये है, इस पर मैं निश्चित तौर पे मुझे अच्छा शब्द नहीं लगता है। आशीष जी, मेरा एक और सवाल है, वक्त की कमी इसलिए मैं जल्दी आपसे जवाब चाहूंगी कि अगर ऐसा नहीं है, मोदी के उभार के साथ आपको लगता नहीं कि ऐसी मानसिकता भी जो है वो उभरी है कि जहां मोदी की आलोचना हुई वहां पर बौखला जा रही है या फिर हिंसा पर भी उतारू हो जा रही है, ये भी जाहिर किया जा रहा है? हजारों लाखों कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में, कांग्रेस में, या मान लीजिए आज अरविंद जी को बार बार हमले हो रहे हैं या चांटे पड़ जाते हैं। तो देखिए, ये देश 125 करोड़ का देश है, ये विविधताओं का देश है, इसमें वैचारिक भिन्नताएं हैं, सोच है, लोग हैं और किसी भी संगठन, बड़े संगठन के अंदर एकाध कोई व्यक्ति या एकाध कोई नेता कोई लीग से हटकर, कोई परंपराओं से हटकर या किसी कई बार ऐसा होता है कि जरूरी नहीं है कि उसने ऐसा कहा हो या वो पुराना कोई बयान हो उसका इस्तेमाल कर लिया गया, बहुत सारी बातें, ये जांच का मामला है। कहने का मेरा अर्थ ये है कि उसके कारण से एक बहुत बड़े संगठन को बदनाम कर देना के साथ ये बीजेपी का रुख है या ये कांग्रेस का है या मान लीजिए ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, ये मैं ठीक नहीं मानता हूँ। एकाध कोई नेता या वो कभी कदार स्लिप ऑफ टंग भी हो सकता है, मेंटल डिसबैलेंस भी हो सकता है और आप न्यूज़ पढ़ती हैं, आपके पास में रिटन स्क्रिप्ट होता है, इसके बावजूद भी आप देखेंगे कि 24 घंटे में कहीं ना कहीं किसी शब्द का उच्चारण गलत कर जाते हैं। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि अच्छा, दूसरी बात यह है कि कई बार जब वक्ता बोलता है तो उसके सामने कई सारी चीजें होती हैं, वहां पे स्थानीय परिस्थितियां क्या हैं और वहां के स्थानीय लोग किसी समस्या को लेकर आते हैं, उसके उत्तर में कई बार इस प्रकार का बयान चला जाता है जो सारे देश पर लागू नहीं होता। तो हो सकता है किसी स्थानीय ऐसा कोई मुद्दा हो। तो ये सारी बातों का जांच चल रही है और हमारी जांच एजेंसियां, सुरक्षा एजेंसियां अशोक जी से भी इसी पर प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अशोक जी, आप क्या आशीष जी की बात से इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, आशीष जी अभी ध्रुवीकरण की बात कर रहे थे, मैं उस बात पर भी ध्यान दे रहा था और मैंने बड़ी गंभीरता से सुना है। ध्रुवीकरण क्यों नहीं आशीष जी भारतीय जनता पार्टी कराना चाहेगी? जब दंगे हुए मुजफ्फरनगर में, जो अभी आपने बोला, और उन 2 विधायकों के नाम आए और आगरा में जो रैली हुई, आगरा में जो रैली हुई, उस मंच पर उन दोनों विधायकों को सम्मानित कराया गया, क्या कारण थे? और कल जो जिस तरह से मोदी जी का बयान आया और कहा इन्होंने कि हम भ्रष्ट सांसदों पर जो चुन के आएंगे उन पर कार्रवाई करेंगे। आपकी अगर मंशा थी जो आपके गठबंधनों में है, आप अपने मैनिफेस्टो में लाते, देश के सामने आप बताते कि भाई हम ये करेंगे, आज ये बयान जो दे रहे हैं, मुझे लगता है देश के साथ आप धोखा करते हैं। समय समय पर आपने भावनाओं भड़काकर इस देश में दंगे कराने का भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। दूसरी बात, और भाषा का इस्तेमाल, राहुल गांधी 10 साल से पार्लियामेंट मेंबर है, जिस तरीके से मोदी जी ने जिस तरीके के भाषा का प्रयोग किया, किसने किया? कभी बाबा जो बाबा रामदेव है, अपने आप को बाबा कहते हैं, रामदेव यादव जो तरीके के भाषा का प्रयोग करते हैं, कभी भारतीय जनता पार्टी ने रोका? नैतिक पतन हो गया, सत्ता की ललक इतनी है लोगों को। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को 16 मई तक इंतजार करना चाहिए, देश क्या तय करेगा। चलिए 16 मई तक इंतजार करना चाहिए। प्रवीण जी, कुल मिलाकर आपसे मेरा एक सवाल है, आखिरी सवाल, बहुत कम शब्दों में जवाब दीजिएगा कि क्या ये तमाम बातें जो हो रही हैं यही अच्छे दिन आने के संकेत हैं? देखिए, बिल्कुल इन्हीं में से अच्छे दिन आने का संकेत आ रहा है, क्योंकि देश नरेंद्र मोदी के साथ आ रहा है। और एक बात बोलने की मुझे जरूर इजाजत दीजिए कि ये लोग जो ये बातें उठा रहे हैं,
इन्हें दिग्विजय सिंह की कार्यवाहियां नहीं दिखाई देती, जिसने इंस्पेक्टर मोहन चंद की शहादत, जिसे दिल्ली हाईकोर्ट तक ने अपहेल्ड किया, और उसके बाद आज तक दिग्विजय सिंह और अरविंद केजरीवाल उनके नए सहयोगी दोनों ये कहते हैं कि बाटला हाउस में दिल्ली में जो हुआ था वो गलत हुआ था पुलिस के द्वारा। प्रूफ हुई। मध्य प्रदेश से जो साधु संत है उनमें बदले दिग्विजय सिंह ने बोला है। दिग्विजय सिंह देश के सबसे बड़े कलंक हैं अशोक जी। यहीं पर रोकते हैं क्योंकि अब बात बढ़ेगी तो दूर तक जाएगी। और फिलहाल आज का जो हमारा मुद्दा था वो बीजेपी से संबंधित था। उनके तमाम जो नेता हैं उनकी तरफ से जो बयानबाजी आ रही है उस पर केंद्रित था। हालांकि अब नरेंद्र मोदी की तरफ से ट्वीट कर नसीहत तो जरूर दी गई, लेकिन देखना ये होगा कि चुनाव में अभी और भी कई चरण बाकी, आने वाले दिनों में क्या वाकई इस पर रोक लगती है या फिर आने वाले दिनों में कुछ और इस तरह की बयानबाजी और भाषणबाजी सामने आती है। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जनता मांगे जवाब में आज के लिए बस इतना ही। छोटा सा ब्रेक, खबरों का सफर आगे बना रहेगा।